Hi everyone, an anthropology lecture series for paper 1. Today we'll be discussing topic 6 part 2. So let's begin. But before I begin the lecture, I wanted to thank all of you for helping me reach this milestone of 1000 plus subscribers. Thank you so much guys. And I wanted to special thank those of you because I know there are some people who are sharing the initiatives with others for helping it reach to other people and keep doing that and keep watching the lectures. सो आज के इस लेक्चर में हम ये पॉइंट बी डिस्कस करेंगे दैट इज़ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म एंड डिफ्यूनिज्म जिसके अंदर आपके ब्रिटिश जर्मन एंड अमेरिकन स्कूल्स है एंड ईच वन ऑफ दीज हैव 3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो 3 इंटू 3 आपके 9 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएंगे एंड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे सो आई विल ट्राई एंड कवर बाकी के जो आपके टॉपिक्स एज यू कैन सी ये वाले सारे इनको आई विल ट्राई एंड डिवाइड इन 2 मोर लेक्चर्स ताकि आपके ये पूरा का पूरा जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है ये 4 पार्ट में मोस्टली कवर हो जाए ठीक है और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा जो फॉर्मेट होगा वो किस तरीके का होना चाहिए वाइल studying anthropological theory so I won't repeat it for those of you who wanted to get an overview they can definitely get it in the part 1 itself ठीक है वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें मैंने थोड़े से आपको एक्सप्लेन भी किए हैं so that you can go and check it out ठीक है तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं दैट इज़ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म की जब हम बात करें तो अगर आपको पर्टिकुलरिज्म बोला जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग एंड ये स्कूल ऑफ थॉट जो है हु वॉज रिलेटेड टू इट तो द नेम वॉज फ्रांस बॉयस और इनके जो स्टूडेंट्स थे दे बेसिकली आर कंसिडर टू बी एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट कॉल्ड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म अब ये हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या है हम आगे देख लेते हैं सो बेसिकली इसके अंदर जो स्टडीज होती थी दे एम्फसाइज्ड द इंटीग्रेटेड एंड द डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लाइफ ऑफ अ गिवन पीपल और अगर आपको पता हो कि जो फ्रांसिस बॉयज है ही वॉज द वन बेसिकली हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म ठीक है और कल्चरल रिलेटिविज्म कहाँ से आया कैसे आया थ्रू स्टडीज़ वो हमें इस हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को पढ़ते पढ़ते भी पता चल जाएगा एंड ये जो पर्टिकुलरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है आप कह सकते हैं इट स्टूड इन अपोजिशन टू द थ्योरीज सच एज कल्चरल एवोल्यूशन जो हमने कल्चरल एवोल्यूशन लास्ट क्लास में कवर किया था ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट था बिकॉज हमने कल्चरल एवोल्यूशन में देखा था दे आर वेरी एथनोसेंट्रिक राइट वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच था उनका और जो आपकी हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म है ये बिल्कुल भी एथनोसेंट्रिक नहीं था एंड आई होप कि आपको एथनोसेंट्रिक और कल्चरल रिलेटिविज्म ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे राइट सो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्लेम्स दैट ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन यूनिक historical development and it must be understood based on its own specific cultural context, especially its historical process. यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल से समझे तो एवरी वन इज़ स्पेशल ठीक है बॉयज़ का ये मानना था दैट एवरी वन इज़ स्पेशल आप जिस भी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं दे हैव देयर ओन यूनिक डेवलपमेंट प्रोसेस आप उसको किसी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं ठीक है आप उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आपको उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट उसके कल्चरल कंटेक्स्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर सोसाइटी को समझना होगा ठीक है so that is what the like you can say the core idea was and this historical particularism claimed themselves to be free from the preconceived ideas ठीक है तो बेसिकली ये कह रहे थे कि आप मान लीजिए क्योंकि हमने जब पहले लेक्चर में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में देखा था लाइक जेम्स फ्रेजर और उन जैसे लोग जो थे और भी अदर जो आपके क्लासिकल और न्यू क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे तो उनमें से कई पे ये क्लेम्स भी लगे थे दैट दे वर framing the theories first and then later on they were trying and look for the like case studies and examples यानी कि कहीं ना कहीं उनका एक प्री कंसीव नोशन बना के वो चल रहे थे और उसी के ऊपर वो काम करते थे बट हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म बेसिकली आप कह सकते हैं इनका ये मानना था कि आपको कोई भी प्री कंसीव्ड आइडिया लेके नहीं चलना चाहिए आपको जिस तरीके से भी चीज़ें सामने आए जो भी आपके सामने कल्चर या सोसाइटी आती है आप उसको उसी के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें ठीक है आपको ये मान के नहीं चलना है कि विक्टोरियन सोसाइटी वॉज वेरी गुड and then prehistoric was very bad and kind of an very rustic or savagery or barbarism जो भी था ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम डिटेल में भी आगे देख लेते हैं एंड दे कंडक्टेड फर्स्ट हैंड फील्ड वर्क एंड एनालाइज्ड डेटा सो
आपका जो ये फ्रांसिस बॉयज़ का था, इनका डेटा उससे बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, इनको लगाव था। हमने जैसे लेज़ली वाइट के केस में भी पढ़ा था कि उनका बॉस्नियन अप्रोच से वो काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं फ्रांसिस बॉयज़ को रिजेक्ट इसलिए भी कर दिया था क्योंकि फ्रांसिस बॉयज़ का डेटा के ऊपर बहुत फ़ोकस रहता था, ठीक है? ये डेटा कलेक्शन और उसी हिसाब से काम करते थे कि थ्योरीज़ देना पसंद नहीं करते थे, अनलाइक द वेरियस क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है? इनको डेटा और उसके एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान रहता था। और ये रॉ डेटा इकट्ठा करते थे, दैट मीन्स ये फील्ड वर्क इन्होंने काफ़ी रिगरस करी होगी, तभी आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। एंड डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कल्चर इंस्टीड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल थ्योरीज, राइट? यानी कि जनरल थ्योरीज के बारे में बात नहीं करते थे, ये अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें डिवाइस करना इनको ज़्यादा पसंद था। दैट इज़ वॉट हिज अप्रोच वॉज। इनकी मेथडोलॉजी मोस्टली इतना तो आइडिया लग ही गया होगा आपको कि फील्ड वर्क एक्सटेंसिव थी, फील्ड वर्क इन्होंने काफ़ी किया होगा, लेकिन उसमें भी किस तरीके से और व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एंड समथिंग दैट वी विल सी मेथडोलॉजी में, ठीक है? तो इनका ये माना था दैट मैनी डिफरेंट कल्चर हैव बीन स्टडीड इन द सेम वे विद इन अ रीजन, द हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल कल्चर मे बी रिकन्स्ट्रक्टेड। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, सपोज लाइक दिस इज इंडिया, डायग्राम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है? तो सपोज दिस इज इंडिया, और इंडिया में हम बात करते हैं कि देर आर डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है? यहाँ अलग 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 आपको कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं. So this particular region have some distinct traits into it. This one have some distinct into it. This one have some distinct trait, and this one also have some distinct trait. But overall, as a country or as a whole, जो हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, उसकी आपको कहीं ना कहीं इन सभी में कोई ना कोई झलक देखने को मिलेगी, राइट? सो दैट इज व्हाट यू कैन से इज बेसिकली द आइडिया ऑफ द फ्रांसिस बॉयज, कि अलग अलग कल्चर्स को इंडिविजुअल तरीके से आप स्टडी करके देन यू मे रिकन्स्ट्रक्ट द कॉमन आइडिया, ठीक है? बाय हैविंग डिटेल डेटा फॉर फ्रॉम मेनी डिफरेंट कल्चर एज अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, individual culture trait may be signaled out as being borrowed or invented. और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इंडियन कल्चर में जो कुछ पर्टिकुलर आपको ट्रेड्स देखने को मिले, तो क्या हमें ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद से हमने अडॉप्ट किया, या पहले से ही इट वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, ये सारी चीज़ें आप इससे पता लगा सकते हैं. एंड दिस इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर. दैट इज वॉट being talked about in the methodology of the Francis Boyce. Other than this, Boyce and his students stressed upon the importance of gathering as much as data as possible about the individual culture before any assumptions or interpretations are made regarding a culture or culture change within a culture. तो ये डेटा पे तो इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान था ही, फील्ड वर्क करके इन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स भी अप्लाई किए थे. तो उसको हम देख लेते कौन कौन से मेथड्स थे जो इन्होंने अप्लाई किए थे. ही एंड a student took great pain to record all manner of information. This included recording the oral history and tradition and the basic ethnographic method as the participant observation. तो बेसिकली ये जितने भी मेथड्स हैं ना, ये जब आप 8 सेक्शन 8 जो टॉपिक 8 होगा उसके अंदर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, बट दे आर नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड कि ओरल हिस्ट्री क्या थी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या था, ये सारी चीज़ें आपको समझना मुश्किल नहीं होगा. तो ही बेसिकली एम्प्लॉयड ऑल दीज मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा, and the emphasis was on the intensive participant observation, largely paralleled Malinowski's fieldwork method being used by the European anthropologist around the same time. तो मैलिनोवस्की ने भी कुछ उसी टाइम फ्रेम के दौरान जब फ्रांसिस बॉयज अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, फ्रांसिस बॉयज ने भी काफ़ी फील्ड वर्क किया था. एंड इफ़ यू रिमेंबर, ज़्यादातर जो आपके क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे उनमें फील्ड वर्क का बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलरिज्म, डिफिनिज्म और भी आने वाले जितने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे. And the people being studied and the overall theoretical aim of these two schools were quite different. These two schools यानी कि मेलिनोवस्की और आपके फ्रांसिस बॉयज की बात कर रहे हैं, ऑल्दो दोनों ने ही केस स्टडीज फील्ड वर्क करा था, बट दोनों के अंडरस्टैंडिंग और एम्स काफ़ी डिफरेंट थे. सो ये उससे रिलेटेड पॉइंट है. एंड बॉयज ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांसिस बॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए, तो फ्रांसिस बॉयज का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अबाउट ऑल दीज 4 फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी
इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। कल्चरल रिलेटिविज्म में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल है। एंड ऑफ कोर्स जो हम हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पढ़ रहे हैं इसमें तो इनका रोल है ही है, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू नीड टू mention, you need to write it down when you are asked to do so. And ethnographic evidences must be used with linguistic evidences. यानी कि जब आप ethnographic evidences ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे linguistic evidences भी होना बहुत ही ज़रूरी है, एज वेल एज जो आपके archaeological remains है और physical and biological evidences है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द पर्टिकुलर कल्चर, ठीक है। और आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। जब आप सिनौली आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है उसके बाद में भी देखेंगे, और देयर इज एन डॉक्यूमेंट्री ऑन डिस्कवरी, तो अगर आप उसमें भी वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे बेसिकली कंक्लूडेड देयर वाज फीमेल वॉरियर्स, और वो जो फीमेल वॉरियर्स थे उनके जो एंकल्स हैं दे वर कट। तो अब ये कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स थे, इससे भी आर्कियोलॉजिस्ट और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है आगे चल के वो पता लगाएंगे ऐसा क्यों था, क्यों हुआ। और उनके पास बहुत सारे जो वॉर इक्विपमेंट्स थे ये भी सारी चीज़ें मिली थी, कुछ लिखी हुई चीज़ें भी उनको हाथ लगी हैं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को जोड़ के दे कैन कंस्ट्रक्ट द पर्टिकुलर कल्चर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन टू इट, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे आपके फिजिकल बायोलॉजिकल हो, आर्कियोलॉजिकल हो, या लिंग्विस्टिक हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें ये इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है। देन एकम्पलिशमेंट्स की हम बात कर लेते हैं कि जो आपके फ्रांसिस बॉयज़ की ये स्टडीज़ थी इनकी एकम्पलिशमेंट क्या रही। तो आप इतना आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव इन हिज आइडियाज़, ठीक है। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं ही वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। ये किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहते थे, कोई बायसनेस नहीं रखते थे। ही वॉज वेरी फ्री इन हिज थिंकिंग प्रोसेस, वो चीज़ों को रिलेट करते थे, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते थे और डेटा पे भी काफ़ी ध्यान रखते थे। तो इन्होंने रिजेक्शन किया था एथनोसेंट्रिक आइडिया का, राइट, क्योंकि वो कल्चर को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते थे, कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली, एंड द एडॉप्शन ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑल कल्चर आर इक्वल, एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन द ह्यूमन वैल्यूज लीडिंग टू द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो ये भी आप इनके कॉन्ट्रीब्यूशन मेंशन कर सकते हैं कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में भी फ्रांसिस बॉयज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल है। And many of his conclusions, as well as those of its most noticed student, have fallen out of favor as most anthropological work has been carried out. और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, दैट इज़ द रेस लैंग्वेज एंड कल्चर, जो कि आपके इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात करती है, ठीक है। And he argued that the anthropologist should not run after low formulation, it should be the task of the posterity. And he said the real task is to study a particular culture in the historical folding, emphasizing on race, language, culture, and process of migration. Such a detailed study can only take us to the real understanding. मतलब ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग, राइट। एंड ही अवॉइडेड कंपैरिजन एंड वाज क्रिटिकल ऑफ द कंपैरेटिव स्टडी। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी का सहारा कभी भी नहीं लिया, ठीक है। और इनकी एक फेमस एक्सपेडिशन है बैफन लैंड एक्सपेडिशन, बेसिकली आपके कनाडा के पास इन्होंने ये एक्सपेडिशन की थी। एंड ही डेवलप्ड हिज इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव विच लेड टू द आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। क्योंकि जब आप कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में लिखेंगे कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया, तो आप बैफन लैंड एक्सपेडिशन के बारे में मेंशन कर सकते हैं। एंड वन एस्पेक्ट वाज दैट नो सोसाइटी अवॉइडेड हायर और लोअर देन अनदर एंड देयरफॉर कैन नॉट रैंक इन टर्म्स ऑफ सेवेजरी, बारबैरिटी एंड सिविलाइजेशन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड अ गुड पॉइंट कि इन्होंने, जैसे कि आपके जो एवोल्यूशनिस्ट थे, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने डिवीजन दे दिया था कि ये सैवेजरी था, बारबैरिटी थी, अब सिविलाइजेशन था। एंड अल्टीमेटली हर चीज़ उनकी जाके जो प्रेजेंट डे है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती थी, गुड हो जाती थी, और जो पुरानी चीज़ें और पिछली चीज़ें थी उनको कहीं ना कहीं वो इन्फीरियर साबित करने में लग गए थे, ठीक है। बट फ्रांसिस बॉयज़ का ये बिल्कुल भी मानना नहीं था। इन्होंने किसी तरीके का ये जो आप कहते हैं हायर और लोअर स्ट्रैटा, ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं किया था। And boys and his students are responsible for taking anthropology away from the grand theories of evolution and diffusion and refocusing its attention on the different culture and variations of the cultural experiences. क्योंकि एज यू नो इनका डेटा पे ज़्यादा ध्यान था, वो थ्योरीज और ये सारी चीज़ें पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बट कुछ क्रिटिसिजम्स पे इनके निकल के आया है। क्रिटिसिजम्स क्या है कि जब तक आप थ्योरी बिल्डिंग ना करें इन सारी चीज़ों में, तो थिंग्स मे नॉट सर्वाइव और थिंग्स मे नॉट वर्क आउट वेरी वेल, एंड बॉयज टुक अप दिस रेग्रेसिव स्टेप इन द डिसिप्लिनरी ग्रोथ।
जब तक आपके पास थ्योरीज नहीं होगी, आगे आने वाले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे वो उस पर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उस तरह से प्रोग्रेस कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगी, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिजम्स ऑफ द फ्रांसिस बॉयज। एंड द नेचर ऑफ द फील्ड स्टडीज आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिजम्स। ऑल्दो इन्होंने फील्ड वर्क काफ़ी करी है, लेकिन उनके फील्ड वर्क को भी लेके क्रिटिसिजम्स रहे। ऑल्दो ये एक सेकेंडरी क्रिटिसिज्म आप मान सकते हैं, पहला आपको ये वाला मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। देन कंक्लूजन में ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि कंक्लूजन में आप एंथ्रोपोलॉजी में उनका क्या योगदान रहा है, बेसिकली व्हाट ही कंट्रीब्यूटेड, यू हैव टू कंक्लूड विद दैट, and it should be like अच्छी अच्छी चीज़ें only. And the idea of boys like the cultural relativism, applied anthropology are used by the latter anthropologists as well. And Francis Boyce was truly ahead of his time in terms of the openness and posterity, and his ideas give for the width of anthropology as a department for further resource and thought. तो ये सारे good points हैं that you can mention in the conclusion for the Francis Boyce and historical particularism, ठीक है। Now the next topic is diffusionism. So diffusionism के अंदर आपको ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। दैट इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस, तो हम उनके अंदर जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं उनको कवर कर लेंगे। ऑल्दो नेम्स मेंशन नहीं है, बट विल ट्राई एंड कवर ऑलमोस्ट जितने भी आपके इनके अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन स्कूल ऑफ थॉट जो है आपके, इसका मेजर एग्जाम्पशन क्या था, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, whichever school of thought that we discussed, एक major assumption हमने देख लिया था, so that it becomes like easier for you to further connect with the topic. तो diffusionism के अंदर आपका major assumption जो था that was that all societies change as a result of cultural borrowing, ठीक है। इतना अभी के लिए आप याद रखें, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे थिंग्स विल स्टार्टेड टू कन्वर्ज। और इसके मेजर जो एडवोकेट्स थे फ्रांसिस बॉयज और जेई स्मिथ, ये सारे लोग थे। ऑल्दो बहुत सारे थे, 9 के 9 आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, जो भी आपको 2-3 नाम याद रहे यू कैन मेंशन इन दी मेजर एडवोकेट्स, ठीक है। तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑफ दिस डिफ्यूजनिज्म, ये है क्या, देन विल प्रोसीड फर्दर। तो ये जो आपकी थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन है दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century, and the diffusionist view that the various cultural traits and the cultural complexes develop at the various time in different part of the world and later on diffuses over the corresponding part of the earth. It's very easy to understand, or you may understand with the help of this particular diagram. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ, आप इसको कल्चर कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ऑल्दो ये आपका वाटर फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, या किसी टाइप का डिफ्यूजन हो रहा है, बट आप इसको कल्चर कंसीडर कीजिए। ये धीरे धीरे ये इस सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इससे पास होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्रॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ का जो कल्चर था वो डिफ्यूज हो रहा है और वो क्रॉस करके इधर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली कुछ इधर आए कुछ इधर आए, एंड विद द पासेज ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो बहुत सारे कल्चर है वो अलग अलग जगह पे जाके डिफ्यूज हो जाएंगे एंड द नंबर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो बेसिकली ये कल्चर इंक्रीज हो रहा है, ये कोई एक पर्सन नहीं है जो यहाँ से यहाँ रीलोकेट हो रहा है, ये कल्चर है जो कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। यू कैन एज्यूम इट इन दैट सेंस। एंड दिस डिफ्यूजनिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कल्चर हैज ग्रोथ not because of the evolution but because of the spread of cultural trait and complexes due to the historical happening and mutual contacts. अब आप ऐसे देख ले, जैसे जब अंग्रेज या और भी यूरोपियंस ने जब एक्सपेडिशंस शुरू किए एंड व्हेन दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड वेरियस अदर कंट्रीज, तो उनके साथ बहुत सारे कल्चरल ट्रेट्स थे उनके दैट दे बॉट अप टू दैट पर्टिकुलर कॉलोनीज। इवन इन इंडिया इफ यू सॉ we have various traits that we have borrowed from the Britishers, right? उनके जो आप कह सकते हैं उनका जो प्रभाव था, the influence of the Britishers was so much that it has a long term impact on our life, ना ही हमारे लाइफ के अंदर, even in the policy making also, right? तो वो चीज़ें हैं and that is very relatable. And this cultural diffusion is a process by which the cultural traits discovered or invented at one place or a society is spread directly और इनडायरेक्टली टू दी अदर सोसाइटीज और प्लेसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफ्यूजन ही है जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि सपोज दिस ट्रेन्स, राइट, तो ट्रेन्स की डिस्कवरी कहीं किसी और ने की, फिर धीरे धीरे ये वहाँ से निकल के और दूसरे जगहों पे आया, राइट।
और दूसरे जगह पे आके इसने अपना प्रभाव छोड़ा, और यू कैन से इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ एंड कल्चर, राइट। तो ये एक तरीके का डिफ्यूजन ही था, चाहे वो इन्वेंशंस हो, डिस्कवरीज हो, अगर वो एक ही जगह तक रह जाती तो इट मे नॉट हैव दैट मच ऑफ इम्पैक्ट एज इट इज़ शोइंग राइट नाउ, राइट। तो इसीलिए कल्चरल डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है in terms of spreading ideas and different discoveries and inventions. Then कुछ conditions होते हैं कल्चरल डिफ्यूजन के, वो हम देख लेते हैं। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सपोज ये मैकडोनल्ड के बर्गर्स है, ठीक है। मैकडोनल्ड के बर्गर्स इधर गए अलग अलग जगहों पे गए, बट यू कैन सी ये अलग अलग जगहों में जाने के बाद भी, और इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड इवन इन आवर ओन कंट्री कि मैकडोनल्ड हो या कोई भी तरीके के, चाहे वो पिज़्ज़ा हट हो, मैकडोनल्ड्स हो, डोमिनोज हो, इन सभी ने जो भी एक्सपेरिमेंटेशन की है दैट इज़ समवॉट कंसिडरिंग द इंडियन कल्चर, राइट। जहाँ पे इंडियन कल्चर में आप जिस तरीके का भी खाना पसंद करते हैं, दे ट्राई एंड मेक देयर बर्गर्स लाइक दैट ओनली, राइट। चाहे वो डोमिनोज के भी केस में हो, डोमिनोज ने भी बिरयानी को लेके, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, आई डोंट रिमेंबर, उन्होंने भी बिरयानी को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया था। They try to amalgamate it with the pizza, right? Because they wanted to present in according to the culture where they are selling it. तो कुछ conditions हैं, वो आपको यहीं से समझ जाने चाहिए कि जिस पर्टिकुलर कल्चर की आप बात कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर डिफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में जो पहले से जो चीज़ें होंगी उसके इन अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो ढल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ ही वो डिफ्यूजन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स द सोल विल रिमेन, कि ये बर्गर तो बर्गर ही रहेगा, यहाँ पे आके ये पाव नहीं बनने वाला, ठीक है। बट कुछ चेंजेस तो होंगे अकॉर्डिंग टू द कल्चर। सो अब हम कंडीशंस देख लेते हैं। एनी कल्चरल ग्रुप अडॉप्ट द कल्चरल ट्रेट ऑफ अनदर कल्चरल ग्रुप ओनली व्हेन इट इज मीनिंगफुल और यूजफुल ईदर इकोनॉमिकली और सोशली और बोथ। And in course of diffusion, cultural trait will not remain in the original form. ठीक है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हो सकता है आपको मैकडोनल्ड्स के बर्गर में बीफ मिल जाए, बट इंडिया में मोस्टली विल फाइंड दे हैव चिकन और मटन, समथिंग लाइक दैट। And this changes in it can take place due to various environmental situations. Environmental बोल ले, cultural बोल ले, सारी चीज़ें यहाँ पे true है। And this process of diffusion is always from the high culture to the low culture or developed culture to the underdeveloped culture, ठीक है। And not to demean anything, but हाँ, आप इंडिया का एग्जाम्पल लेके बहुत सारी चीज़ों को सिंपली समझ सकते हैं। सी इंडिया में व्हेन यू सी देयर इज सम काइंड ऑफ एन रिपोर्ट दैट इज बीइंग पब्लिश एंड दैट सेज कि अच्छा इंडिया ने यहाँ पे खराब परफॉर्म किया या कुछ भी किया, लाइक रिसेंटली हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, ठीक है। सो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया इज रैंक्ड बिलो पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान से नीचे रैंकिंग में आया, यानी कि इंडिया पाकिस्तान से कम खुश है, ठीक है। बट इवन दो चाहे आप इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको मानेंगे कि ओके दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय सम इंस्टीट्यूशन दैट इज बेस्ड आउट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, तो शायद इनकी बात कहीं ना कहीं सच हो, ठीक है। बिकॉज वी हैव दैट इन्फ्लुएंस कि आप जिस डेवलप्ड कल्चर की बात करें और डेवलप्ड कंट्री की बात करें, वहाँ पे जो भी चीज़ हो रही होंगी वो शायद अच्छी ही हो रही होंगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ काइंड ऑफ एन कमिंग आउट टू बी ट्रू। लेकिन हो सकता है वो अब सही है गलत है, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जनरली जो भी ये डिफ्यूजन्स होता है, जो भी ये चीज़ें होती हैं आती हैं, ये आपके बड़े से नीचे में ही आती हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम हायर टू लोअर में ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको बुरी चीज़ें दिखेंगी, आप अफ्रीका के किसी जगह पे गए, वहाँ पे कुछ आपको कल्चरल ट्रेट्स देखने को मिले और वो सीधा जाके यूएस के लोग उसको अपनाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मोस्टली नहीं होता डिफ्यूजन के केस में। So, process of diffusion may create cultural change in the group, adopting the cultural trait of the other group. And these are some of the obstacle or the barrier for the cultural diffusions. These include lack of transportation, communication, or some of the physical barriers such as ocean, river, mountain, and desert. So these are very clear-cut conditions. आपको easily याद भी हो जाएगा, और याद ना भी हो पाए तो you can definitely relate to it, ठीक है, कि हम कुछ चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के देखें तो थिंग्स बिकम मच मोर क्लियरर। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की। तो स्कूल ऑफ जो डिफ्यूजनिस्ट थे, दे एडमिट दैट द कल्चरल ट्रेट डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड एट वन प्लेस ऑफ द सोसाइटी एंड आर स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे हुआ एंड यहाँ से अलग अलग जगह पे ये चला गया, ठीक है। ये
ओवरऑल इनका मानना है. एंड दीज डिफरेंसेस रिजल्ट इन 3 डिफरेंट डिफ्यूजनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन एंथ्रोपोलॉजी. क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट शोन यूनिनामिटी एज which was the place from where the cultural trait reached to other parts. तो ये सारे डिफ्यूजनिस्ट इनका मानना तो यही है, कोर आइडिया तो यही है कि कल्चर कहीं से शुरू हुआ और वो आगे चल के अलग अलग जगहों पे चला गया. लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ इसको लेके थोड़ा सा वाद विवाद है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज दीज 3 स्कूल ऑफ थॉट और यू कैन से स्कूल ऑफ डिफ्यूजन. दैट इज द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, जर्मन और जिसे कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजन भी कहते हैं, एंड द अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, अब इन डिफ्यूजन्स में क्या क्या अलग अलग विचार थे, we'll see that. Here you can see school of diffusion we have divided it into British, American and German. And under this we have to study G.E. Smith under the British school of diffusion, then W.J. Perry, then W.H. Rivers. और अमेरिकन के अंदर आपको फ्रांसिस बॉयस, क्लार्क विस्लर, A.L. क्रॉयबर, और जर्मन में आपको F. रैटजल, J.W. सिकमिट एंड ग्रिबनर. इनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? तो एक एक करके हम देख लेते हैं. पहले एक हम ओवरव्यू देखेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट ऑल दीज इन ब्रीफ डिटेल. ठीक है, बिकॉज आपके जो जनरली मेंशन है सिलेबस के अंदर ब्रिटिश, जर्मन एंड अमेरिकन है, तो एक ओवरव्यू आपको पता होना ही चाहिए. बट यू नेवर नो, यूपीएससी कभी आपको एक नाम दे के भी पूछ ले. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट. सबसे पहले हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म की बात करते हैं. तो इसके अंदर आपके J.E. स्मिथ, W.J. Perry and W.H.R. River थे. And they considered ancient Egypt as the cultural cradle of the world. ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी बेसिकली, जो इजिप्ट वाला पार्ट यहाँ पे अफ्रीका के मैप में देख सकते हैं. दिस इज अ जूम्ड आउट वर्जन, जूम्ड इन वर्जन सॉरी. तो इसके अंदर ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इनका मानना था, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन का मानना था कि दिस इज द कल्चरल क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड. और यहीं से निकल के सारे कल्चर्स अलग अलग जगह पे डिफ्यूज़ हुए हैं. उनका बहुत सारा तरीका हो सकता है. उस टाइम के जो भी ट्रेड रूट्स रहे होंगे, चाहे वो सिल्क रूट हो, कोई भी और दूसरे रूट्स हो, उसके द्वारा ये सारे कल्चर डिफ्यूज़ होके अलग अलग जगहों पे गए हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द पैन इजिप्शियन स्कूल. तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि पैन इजिप्शियन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के बारे में लिखें, तो यू हैव टू राइट अबाउट द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, एंड J.E. स्मिथ वॉज द फाउंडर ऑफ द स्कूल. मतलब ये स्कूल के करता धरता थे एंड दीज वर हिज फॉलोअर्स. ठीक है, और जिसमें से भी ये W.J. पेरी इनके ज़्यादा आप कह सकते हैं खास थे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट because according to them Egypt was the only center of culture from where cultural trait spread or diffused to other part of the world. मतलब एक इनकी सोच को इतना ज़्यादा इन्होंने आप कह सकते हैं नैरो डाउन कर लिया था. दैट इज़ वाई दे वर ऑल्सो नोन एज द एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट. एंड एज देयर वर्क एंड फाइंडिंग मेनली कंसंट्रेटेड ऑन इजिप्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज इजिप्शियोलॉजिस्ट. तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें बोला जाता था. पैन इजिप्शियन स्कूल बोल सकते हैं ओवरऑल, और चूँकि ये इजिप्ट पे ही काम कर रहे थे इसीलिए इनको इजिप्शियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं आप. एंड दे वर ऑल्सो द एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट. ऑल्दो इतनी घुमा के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती थी, बट यू हैव टू राइट मेंस, तो उसके अंदर ऐसा नहीं पूछा जाने वाला, बट यू हैव टू बी रेडी विथ एवरीथिंग. एंड दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द वर्कशिप ऑफ द सन विच ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट इज टू बी फाउंड इन ऑल अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इनका ये मानना था दैट यू कैन मेंशन. एंड दे यूज माइग्रेशन एज द मेन कॉज ऑफ डिफ्यूजन, कि एक जगह से लोग दूसरी जगह गए और वहाँ पे ही उन्होंने अलग अलग कल्चर्स को दूसरे आप कह सकते हैं एरियाज में और दूसरे जोग्राफिकल लोकेशंस में फैलाया. According to Smith, ancient Egypt was favored by the natural and the ecological settings and gave rise to civilization. Of course, वो river के किनारे बसी हुई थी, right? ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नाइल गुजरता है. That is why it was a very fertile province. And according to him, all the cultural trait developed only in Egypt, from where it diffused to the other part of the world. And then thus he argued that the ancient Egypt was the cradle of civilization. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे, इसीलिए सारे कल्चर वहाँ पे डेवलप हुए एंड इवेंचुअली दे डिफ्यूज टू द अदर पार्ट ऑफ द. नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट वेरियस प्रोपोनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन. सबसे पहले आपके G.E. स्मिथ के बारे में हम जान लेते हैं. सो सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बायो के अंदर कोई एक ऐसा आपका फॉर्मेट नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो अ ब्रीफ अबाउट देम,
और उस ब्रीफ को आप लिख सकते हैं इन केस अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो यू हैव टू मेंशन दैट, तो उस केस में आप लिख सकते हैं। वैसे इट इज़ अप्रिशिएटेड अगर आप थोड़ा सा एक छोटा बायो लिखते हैं 1-2 लाइन का। तो जी स्मिथ जो थे ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश एनाटोमिस्ट, Egyptologist with AA and a proponent of the hyperdiffusionist view of the prehistory. And he believed in the idea that the cultural innovation occur only once and then they spread geographically. और ये कहाँ occur हुआ था? That we all know till now, that is Egypt. So इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इनके उन्होंने 3 assumptions दिए थे बेसिकली, ठीक है। ये assumptions important है। एंड अनदर थिंग इज कि जब आप ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के बारे में लिख रहे हैं then you can mention about all these anthropologists so that it makes out a very good answer. Although we have discussed in like you can say we have consolidated already that what was the central idea of this British school of diffusion, but if you are mentioning about all these anthropologists even not asked directly in the question, that would be great enough, ठीक है। So इनके 3 assumptions क्या क्या थे? That man was uninventive, culture seldom occur independently and the culture arose only in certain circumstances. That was his thought process. And this circumstances only existed in ancient Egypt. मतलब इंसान बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेंटिव नहीं था, और जो भी इन्वेंशन या ऐसी कैपेबिलिटीज़ थी वो कहाँ के लोगों में एग्जिस्ट करती थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनमें एग्जिस्ट करती थी, because they have all those favorable condition as per the G.E. Smith. एंड ये जो सारे एलिमेंट्स थे और जो कल्चरल डिफ्यूजन्स थे ये दूसरे जगहों तक स्प्रेड हुए with the navigation or you can say migration. And the human history was full of descendants and the spread of civilization was naturally diluted as it radiated outwardly. That we just saw in the example of the McDonald, that culture diffusion जब होता है तो there are certain changes that happen in that process, and that is what he is also mentioning about, ठीक है। तो these through 3 assumptions that you can write while writing about the diffusion British school of diffusion. Then let's talk about WHR river. तो WHR river again आप इनका ये छोटा सा बायो लिख सकते हैं। तो इसमें इनकी क्या क्वालिफिकेशंस थी उसी के बारे में बताया गया है बेसिकली। देन इन्होंने कहाँ पे स्टडी करी थी वो आप देख सकते हैं, इंडिया और मेलेनेशिया में इन्होंने स्टडी करी थी। एंड अर्लियर ही वाज अ डॉक्टर, बेसिकली ये ब्रिटिश डॉक्टर थे और इन्होंने अपनी कुछ रिसर्च करी थी इन द इंडिया एंड मेलेनेशिया एंड इवेंचुअली ही बिकम इंटरेस्टेड इन दिस डिफ्यूजन, ठीक है। एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू डिफ्यूजनिज्म वाइल राइटिंग हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ मेलेनेशियन सोसाइटी। जब इन्होंने मेलेनेशियन सोसाइटी और इंडिया में कुछ रिसर्चेस किए तो इनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया बेसिकली यू कैन से, एंड दैट इज हाउ ही कन्वर्टेड टू डिफ्यूजनिज्म और डिफ्यूजनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के पार्ट हो गए, ठीक है। देन W.J. पेरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। W.J. पेरी was the leader in the cultural anthropology, University of College London में, और मेगालिथ कल्चर अकॉर्डिंग टू हिम was transmitted to the rest of the world from Egypt. ये भी एक notable point है that you can write. And he convinced hyperdiffusionist and collaborated with G.E. Smith. ये हमने पहले भी देखा था। तो बेसिकली इन्होंने इजिप्ट को लेके, इजिप्ट वाज द सेंट्रल यू कैन से पॉइंट ऑफ द इंटायर ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, तो इन्होंने भी वही बात बोली। एंड द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज हीलियोसेंट्रिज्म। तो हीलियोसेंट्रिज्म के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाता है इन नोट्स में कि आप हीलियोसेंट्रिज्म के बारे में लिखे, तो यू हैव टू बेसिकली राइट अबाउट द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के जो थॉट प्रोसेस है उनमें। तो हीलियोसेंट्रिज्म में क्या माना था, यू मे सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है कि सन है and all the planets are revolving around the sun. For what? For getting the sunlight for their survival. We get sunlight from the sun, that is why there exists some kind of there exists life on earth, right? That is very necessary, and that is what the idea of British diffusionist basically V.J. Perry ने जो दिया था heliocentric का, कि ये इजिप्ट है और इसके आसपास जितने भी बाकी दूसरे कल्चर है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और वो वहीं यहीं से इजिप्ट से ही कुछ ना कुछ कल्चर डिफ्यूज़ होकर उनमें जा रहा है जो कि इवेंचुअली फिर उनके कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है एंड दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो दैट वाज द एंटायर आइडिया ऑफ हिम। And they believed that the natural man inhabited the world before development began, and that he had no clothing, house, agriculture, domesticated animal, religion, social organization, or hereditary chief, and etc. etc. And the discovery of barley in 4000 BC enabled people to settle in one location.
और ये लोकेशन कौन थी? ऑफ कोर्स इजिप्ट थी। और कुछ बिब्लिकल वर्जन्स भी हैं इस टाइप के थॉट प्रोसेस के, जो इनको सपोर्ट भी करते हैं। दैट इज हाउ दे केम अप विद दिस एंटायर आइडिया। ठीक है, देन अब हम बात कर लेते हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन की। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के अंदर आपके ये 3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो again we'll do the same thing. We'll see the entire idea of the American School of Diffusion. Then in brief we'll discuss about various anthropologists that were part of it, right? तो इसके अंदर हमने पहले ही देखा फ्रांसिस बॉय, क्लार्क वेस्लर एंड ए एल क्रॉयबर थे। तो जैसा कि आपने ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन में देखा, द सेंट्रल थीम और द आइडिया वाज इजिप्ट। यहाँ पे आपके कल्चर एरिया इज द डोमिनेंट थीम। कल्चर एरिया डोमिनेंट थीम है ऑफ अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन का। And besides, a number of other concepts such as cultural center, culture margin, culture climax, age area, etc., are also used to explain the nature and the process of diffusion. ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कल्चर एरिया की जब हम बात करें तो ये कल्चर एरिया आपको ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कल्चर मार्जिन है और दिस इज द कल्चर का सेंटर। ठीक है, एंड लेट मी रिमाइंड यू, हम डिफ्यूजन की जब बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजन में सबका ये मानना था कि कल्चर एक जगह से दूसरी जगह तक डिफ्यूज हुआ है, लेकिन कहाँ से हुआ है, इसी व्यू पॉइंट पे ये तीनों स्कूल्स बने थे। ठीक है, तो ब्रिटिश स्कूल तो आपको क्लियर हो गया होगा, और अमेरिकन स्कूल की अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें कल्चर एरिया पे इन्होंने फोकस किया। तो जो क्लार्क वेस्लर है, एज यू मे सी, क्लार्क वेस्लर है यहाँ पे। तो क्लार्क वेस्लर एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ कल्चर एरिया रेफरिंग to the area in which similar cultural trait or cultural complexes are found, and hence American School of Diffusion is also known as the Culture Area School. ठीक है, जैसे कि उन्हें पैन इजिप्शियन बोला जाता है, इनको कल्चर एरिया स्कूल भी बोला जाता है। वेशलर also pointed out that in each culture area there is a culture center that we saw here. ये culture center है यहाँ पे, and it is the core in a culture area from where all social, economic and political religion activities are controlled and governed. And it is the geographical area where maximum culture trait are found and from where various culture trait diffuse to the other areas or the part. And the culture margin is the peripheral area of culture where minimum culture traits are found. And it is also keep borders with other culture. And A.L. Kroeber used the term cultural climax as equivalent to the term cultural center. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कल्चरल जो सेंटर है ए एल क्रॉयबर के हिसाब से, ए एल क्रॉयबर यहाँ पे है, ए एल क्रॉयबर इसको कल्चरल क्लाइमेक्स भी बोला करते थे, नॉट जस्ट कल्चरल सेंटर। Then this cultural climax is the portion of the culture area from where most of the cultural traits the area are spread or concentrated. So if you have to understand it simply, that might not be a feasible example for you to write down in an exam. लेकिन हम अगर ऐसे समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि there is some particular society जो गवर्न करती है पूरे एक एरिया को, और वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नियम कायदे कानून बना रही है, ठीक है, रिलेटेड टू योर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एवरीथिंग। एंड इवेंचुअली ये यहाँ से निकल के आगे ये जितने भी एरियाज हैं जो पार्ट है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के, वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द concept you can visualize in this way. And it also refers to the part of the area where people have the largest contact of culture. Wilshler also put forward the concept of age area. ठीक है, अब किन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया ये आप याद रखिएगा। हमने अभी तक देखा कि ये कल्चरल क्लाइमेक्स का जो कंसेप्ट है वो ए एल क्रॉयबर ने दिया है, क्लार्क वेस्लर ने बात करी है कल्चर एरिया के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, और दूसरे आपके वेस्लर ने ही एज एरिया के बारे में बात की है। It is the relative age of cultural traits based on the geographical distribution. It means the most widely distributed trait around the center would be the oldest one. And according to Whistler, there are mainly two types of diffusion: natural diffusion और organized diffusion. ये क्या क्या है हम देख लेते हैं। Natural diffusion की जब हम बात करते हैं तो it is the cultural trait of one cultural group are diffused to one part of a different cultural group. I need not to explain this further, and it is transmitted through natural agencies or by the trial or error method, and it is a time consuming process and develop gradually. ठीक है, आप किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन की जब बात करें तो इट इज़ अ कल्चरल ट्रेट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सम ऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज लाइक मिशनरी एक्टिविटीज़, मिलिट्री इन्वेजन्स एक्सेट्रा। आप इसको जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज को जब परमिशन दे दी गई फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड व्हेन दे केम इन,
तो उन्होंने जिस तरह से अपने कल्चर का प्रचार प्रसार किया, दैट इज़ द ऑर्गेनाइज डिफ्यूजन, ठीक है। और ये नेचुरल डिफ्यूजन तो आप मान सकते हैं कि यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सम ट्राइब्स who are getting assimilated into the modern day or the modern culture. That is an example of natural diffusion, कि चाहते ना चाहते हुए भी देखते हुए चीज़ों को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें ऑफ द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, तो इन्होंने जो स्टडीज़ करी थी वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन इंडियंस के ऊपर इनकी एथनोग्राफिक स्टडीज़ बेस्ड थी। तो दैट इज़ व्हाट लाइक यू कैन मेंशन, और भी जहाँ जहाँ पे इन्होंने स्टडीज़ करी और जिस तरीके से की, दैट इज़ व्हाट यू कैन मेंशन, ठीक है। देन हम एक एक करके इनके जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके बारे में बात कर लेते हैं ब्रीफली। फ्रांसिस बॉयज़ के बारे में हम देख लेते हैं। सो फ्रांसिस बॉयज़ वॉज अ जर्मन born अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और ही वॉज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी एंड often referred as the father of the American anthropology. That is an important point. जब भी आप फ्रांसिस बॉयज़ के बारे में लिख रहे हैं तो you should write this point definitely. And his work is associated with the movement known as the historical particularism, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, and cultural relativism, ठीक है। सो फ्रांसिस बॉयज़ के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो हिज नेम इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिक अप्रोच टू द एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच। सो बेसिकली जब हम हिस्टोरिसिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो व्हेन यू कंबाइन बोथ द डिफ्यूजन along with the particularism, so that makes this historicist, ठीक है। तो ये होता है। And to him, the view that all societies are part of one single human culture evolving towards a cultural pinnacle is flawed. ये हमने जब पर्टिकुलरिज्म के बारे में भी पढ़ा था तभी भी हमने देख लिया था कि कोई एक ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप, आप चाहे वो मोनोगेमी हो या चाहे वो सिविलाइजेशन की तरफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। एंड स्पेशली व्हेन प्रपोजिंग अ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सिविलाइजेशन एट द कल्चरल पिनाकल। ऑफ कोर्स जो विक्टोरियन सोसाइटी वाली बात थी, जो आपके क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने दी थी, उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बॉयस ऑल्सो डिपिक्टेड द थ्योरीज रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट इन्वेंशन विद इन ह्यूमन कल्चर एज इनहेरेंटली इनकरेक्ट, ठीक है। एंड ही आर्ग्यूड दैट मेनी कल्चर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, ईच बेस्ड ऑन इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि किस जोग्राफिकल और क्लामेटिक लोकेशंस में है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड बेस्ड ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल कल्चर रिक्वायर एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन दैट कंपेयर ग्रुप ऑफ कल्चरल ट्रेट इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया। तो ऑल्दो हमने ये सारी चीज़ें जब पर्टिकुलरिज्म को डिस्कस किया था कर ली है, एंड वही सारी चीज़ें आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे भी बताई गई हैं। Then the distribution of these culture traits must be plotted. Once the distribution of the many sets of culture traits is plotted for a general geographical area, pattern of cultural borrowing may be determined. वही कि आपने एक पर्टिकुलर, जो हमने इंडिया का एग्जांपल लेके समझा था, एक पर्टिकुलर जगह की आपने कल्चर को समझा, देन यू कैन कंसोलिडेट कि पूरा का पूरा उस जोग्राफिकल एरिया की कल्चरल पैटर्न्स कैसे होंगे। दिस अलाउ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हिस्ट्रीज ऑफ स्पेसिफिक कल्चर बाय इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टिगेटर विच ऑफ द कल्चर एलिमेंट वॉज बोरोड एंड विच आर डेवलप्ड इंडिविजुअली, कि कौन से बोरोड है और कौन सा इन्वेंटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग सकती है, हमने वहाँ पे भी देखा था। एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्टिंग ऑफ द बॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी is his influence on the generation of anthropologists that followed him and developed and improved on his work. इनके बहुत सारे आप कह सकते हैं फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स रहे थे। सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स, द नेम दैट यू कैन इंक्लूड क्रॉयबर, मेंड, बेंटिक, हम इनमें से कुछ आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। रेसलर भी इनके स्टूडेंट ही थे, तो आप इनके नाम भी मेंशन कर सकते हैं। देन ए एल क्रॉयबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ए एल क्रॉयबर जो थे, ही वॉज एन अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इन्होंने फ्रांसिस बॉयज़ के अंदर ही अपनी पीएचडी की डिग्री ली थी, एंड ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टरेट इन एंथ्रोपोलॉजी अवॉर्डेड बाय द कोलंबिया। इन हिज केस यू शुड मोस्टली नो कि इनकी किताब का क्या नाम था, दैट इज़ द कल्चरल एंड द नेचुरल एरिया ऑफ नेटिव नॉर्थ अमेरिकन, और इन्होंने कल्चर एरिया पे भी बात करी थी, ठीक है। दैट इज़ वॉट लाइक यू कैन मैंशन। देन हम क्लार्क विस्लर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज यू मे सी, ये इनका बायो है, ठीक है, कहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ये सारी चीज़ें नॉट रियली दैट इम्पॉर्टेंट, बट यू कुड राइट इट डाउन। और विस्लर की जो आइडियाज़ थी हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ही एक्सपैंडेड द आइडिया ऑफ कल्चर सेंटर बाय प्रपोजिंग a law of diffusion which stated that the trait tend to diffuse in all direction from the center of origin.
हमने देखा जितने भी अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है, इनके लिए कल्चर एरिया मायने रख रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर, और इस सेंटर से डिफ्यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आप यहाँ पे क्लार्क वेस्लर का भी मेंशन कर सकते हैं। एंड द लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड दैट द बेसिस ऑफ द एज एरिया प्रिंसिपल which could determine the relative age of the culture trait by measuring the extent of the geographical distribution। ये भी हमने देखा कि एक कल्चरल ट्रेट कितना पुराना है, ये हम इस बेसिस पे भी पता लगा सकते हैं कि वो कितनी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो रखी है, ठीक है। ज़्यादा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ओल्डर कल्चर है। देन अब हम जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपके एफ रेडजल, JW सेजमेंट एंड ग्रिबनर। सो जर्मन स्कूल को कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म भी कहते हैं, और इनका मानना था, दे आर्ग्यूड दैट द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर took place not only at a particular place like Egypt, but also at different places in several parts of the world from where it was limited, where it was emitted or migrated to other places. तो ऑल्दो इन्होंने इजिप्ट वाला तो ये कंसेप्ट नकार दिया, दे बेसिकली रिजेक्टेड इट, बट दे ऑल्सो ऑफकोर्स, ये जब हम डिफ्यूजनिज्म की बात कर रहे हैं तो सभी का मानना है डिफ्यूज तो हुआ ही हुआ है कहीं ना कहीं से, तो इनका मानना है बहुत सारे प्लेसेस से डिफ्यूज हुआ है, ठीक है। एंड दे बिलीव दैट द डिस्कवरी ऑफ ऑल थिंग्स वर नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। They opined that the different circle or districts were developed at different places. And according to them, each cultural trait and cultural complex had a circle or district from where they migrated to other places. तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि एक ये पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पे कुछ कल्चर है, यहाँ पे कुछ कल्चर है, यहाँ पे कुछ कल्चर, अलग अलग कल्चर्स है, और वो डिफ्यूज होके अलग अलग जगह पे पहुंचे। एंड एज दे टॉक अबाउट द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड फ्रॉम वन सर्किल टू अनदर, one district to another, this school is known as Kulturkreis school। ये कुछ एक जर्मन वर्ड में उन्होंने बोला है, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज राइट। सो वॉट एवर आप स्पेलिंग तो याद रख ही सकते हैं, और द कल्चर सर्किल, ठीक है। एंड एज दिस कैन बी स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर, देयर स्कूल इज ऑल्सो नोन एज द कल्चर हिस्टोरिक स्कूल। जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के जो प्रोपोनेंट्स हैं, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके फेडरिक रेचल हैं। फेडरिक रेचल ऑफ कोर्स ही वाज जर्मन, अ जर्मन जोग्राफर एंड एथनोग्राफर। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आप इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एंड बेसिकली ही कंट्रीब्यूटेड टू द थ्योरीज ऑफ डिफ्यूजन एंड माइग्रेशन। यही हम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेल अंडरस्टूड। He developed a criteria by which the formal or the non-functional characteristics of the object could be compared, because it would be unlikely that these characteristics would have been simultaneously invented. If you remember, जब हमने evolutionist की बात करी थी, तो they have given this idea कि बहुत सारे जो discoveries थी they happen at same point of time, because जो लोगों का thought process है it was some kind of an like this, एक साथ ही डेवलप हो रहा है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साथ हो रही है एक ही जगह पे। सो इन्होंने बोला कि हम एक फॉर्मल और जो नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके कुछ फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इवन नमस्ते, नमस्ते करना, ठीक है। तो आज के डेट में आप नमस्ते यहाँ पे भी कर रहे हो, ज़रूरी तो नहीं है दूसरी जगह भी नमस्ते करने की ज़रूरत पड़ जाए। ऑल्दो वो अलग बात है कि कोविड के टाइम में एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग नमस्ते बिकॉज इट बिकेम द रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आप उनसे भी पहले के बारे में सोचिए, व्हेन दे वर स्टडिंग, ठीक है। जब रेडजल की बात करें 1844 से 1904 में, तो ये चले भी गए थे। तो उस टाइम के जो आप एडवांसमेंट है उसको लेके अगर बात करें, और जिस सोसाइटी को इन्होंने स्टडी किया था, तो उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं एंड देन विल गेट टू नो। और इनकी जो किताब है दैट यू शुड मेंशन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, जो कि इन्होंने पब्लिश की थी 1896 में, विच वॉज सेट टू बी द सॉलिड फाउंडेशन इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी बाय E.B. टेलर। तो E.B. टेलर ने इनकी इस किताब को काफ़ी प्रेज किया था, दैट इज़ व्हाट। देन विलियम स्किमिट, बेसिकली ये एक प्रीस्ट थे, ठीक है। आप इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन प्रीस्ट, लिंग्विस्ट और एथनोलॉजिस्ट भी थे। और इन्होंने कैथलिक प्रिस्ट होने के बावजूद इन्होंने कुछ स्टडीज़ करी थी अपॉन वेरियस रिलीजन। तो रिलीजन को स्टडी करके और उनके आपस में जो इंटर रिलेशनशिप्स थे, इनको स्टडी करके इन्होंने कल्चरल डिफ्यूजन का जो कंसेप्ट था उसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। और इन्होंने ग्रेबनर
जो हम नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके साथ मिल के ही वॉज अप्लाइंग द कल्चर सर्किल एंड द culture stata idea on a worldwide scale. Schmidt helped to promote these ideas in part by establishing the venerable journal Anthropos. तो इनके जर्नल का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, by positing his own version of the Corcutis, जो school of thought की हम बात कर रहे हैं. Another, although both Grabner and Schmidt believed that all culture trade diffused out of a limited number of original culture circle, Schmidt list of crises or the cultural circle was most influential. ठीक है, that is what you can mention. And he proposed 4 major temporal phases: primitive, primary, secondary and tertiary. So basically ये थोड़ा बहुत आपके evolutionist से इनका आइडिया इंस्पायर था ही था, क्योंकि जहाँ पे ये प्रिमिटिव, प्राइमरी और सेकेंडरी बोल रहे हैं और उनके अलग अलग इन्होंने फीचर्स भी बताए थे. तो बेसिकली यू कैन कैटेगराइज देम एज स्टेजेस. पहले हंटर एंड गैदरर्स का, फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट का, फिर पैस्टरलिस्ट का, एंड देन एंडिंग विद द कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया था कल्चर के फेजेस को और बताया था डिफ्यूजन के बारे में. देन ग्रेबनर की अगर हम बात करें तो ग्रेबनर भी ऑफकोर्स जर्मन थे और एथनोलॉजिस्ट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ कुलक्रिट्स और द कल्चर सर्किल. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट थियोरिशियन ऑफ द वीना स्कूल ऑफ एथनोलॉजी. ये आप याद रखना चाहे तो याद रख के लिख सकते हैं, वैसे नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. देन Lee Forbinus, a pupil of Redgel, expanded on the culture circle complex. रेडजल कौन, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, उन्होंने इनके साथ मिलके काफ़ी आप कह सकते हैं कल्चर सर्किल के कंसेप्ट में काम किया था आगे, एंड विच सिमुलेटेड फ्रिज ग्रेबनर देन एट द बर्लिन एथनोलॉजिकल म्यूजियम टू राइट अबाउट द कल्चर सर्किल एंड कल्चर स्ट्राटा इन ओशियानिया. ओशियानिया पे इन्होंने स्टडी करके कुछ लिखा, and then 2 years later he applied these concepts to the culture on a worldwide basis. And in 1911 he published Die Methodoroi e Ethnologia. ठीक है, इस किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, in which he attempted to establish a criteria for identifying affinities and chronologies called the criteria of form. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ऑल्दो इतना डिटेल में पूछा जाए आई डोंट थिंक सो. देन एकम्पलिशमेंट्स की अगर हम बात कर ले ओवरऑल इन पूरे डिफ्यूजनिस्ट की, ठीक है, जब हम एकम्पलिशमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इन पूरे डिफ्यूजन जो स्कूल है उसकी बात कर लेते हैं. तो एल.एच. मॉर्गन का मानना था, क्लेम दैट द डिफ्यूजनिज्म वाज वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय व्हिच द सब्सटेंशियल यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल. बेसिकली मॉर्गन इनकी तारीफ कर रहे हैं. एंड इन द यूएस डिफ्यूजनिज्म रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एरिया, क्योंकि ये अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से निकल के आया था, and which was the contagious cultural element and complexes in relatively small geographical area. And it also resulted in another methodological tool, age area, जो कि क्लार्क ने ये concept develop किया था. And the culture area is a tool to be used for classifying clusters of the cultural trait, and early on benefited museums as a way of arranging cultural data. ठीक है, तो ये accomplishment भी था और आप कह सकते हैं application भी था of the idea of the culture area basically. ठीक है, तो culture area का आप application लेके भी बता सकते हैं that how it benefited the museum in arranging for the cultural traits or the data of various other cultures. And later on this cultural area concept was used as a tool for the historical studies. And even though diffusion as a school of thought was replaced with more holistic approach during the mid 20th century, the concept of diffusion still have value in the ethnological studies. तो हम देखते जाएंगे जितने भी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है अलग अलग, क्योंकि कोई ना कोई थ्योरी निकल के आई है, बिकॉज द अदर वाज हैव सम लूप होल्स और समथिंग वाज लैकिंग इनटू इट, तो उसको कवर अप करने के लिए या एक बेटर आइडिया देने के लिए आई है. तो ऑफकोर्स डिफ्यूजनिज्म के बाद भी और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए हैं जो हम आगे एक एक करके पढ़ लेंगे. एंड द स्टडी इन्वॉल्विंग द डिफ्यूजन ऑफ आइडिया एंड हाउ दे इफेक्ट एंड मोटिवेट इनोवेशन हैव बीन ऑफ ग्रेट वैल्यू इन मेनी अदर फील्ड्स. तो ये इनकी तारीफें ही कर रहे हैं, दैट यू कैन मेंशन. And acculturation studies about the European immigrants coming to the US during the 19th and the 20th century have helped to give insight into the problem encountered when the people from diverse culture comes into a dominant culture. तो ये भी एक टाइप का एप्लीकेशन ही है ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट. तो आप इसको एप्लीकेशन की तरह भी लिख सकते हैं, या ओवरऑल भी अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, तो आप ये कुछ एग्जाम्पल्स लेके मेंशन कर सकते हैं. ठीक है,
एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल प्रोसेस कैन बी गेन फ्रॉम सच स्टडीज. आप डिफ्यूजनिज्म को स्टडी करके आप काफ़ी सारे कल्चर्स को समझ सकते हैं, एंड देयर आर वेरियस problems can be worked out onto it. So of course there are various criticisms also. So the first is कि जो diffusionist का approach था, that was slowly being replaced from the diffusion to the acculturation. ठीक है. So acculturation को आप ऐसे समझ सकते हैं that Indians started wearing western clothes. ठीक है. So that is not a kind of a diffusion, that may be influence of acculturation. ठीक है. तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. देन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में डिफ्यूजन वॉज ऑल्सो बींग चैलेंज्ड बाय द न्यूली इमर्जिंग फंक्शनल स्कूल दैट वॉज लेड बाय मेलिनोवस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन. ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स इनके जो आइडियाज़ थे शायद वो उतने आप कह सकते हैं कन्विंसिंग नहीं हो. दैट इज़ वाई दे वर अदर स्कूल ऑफ थॉट दैट वॉज इमर्जिंग. तो दैट इज़ वन थिंग, एंड दे आर्ग्यू दैट इवन if one puts evidences of an imported aspect of culture in a society, the original culture trait might be so changed that it serves as a completely different function that the society from which it diffused. तो इन्होंने बेसिकली डिफ्यूजन का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट था उसको ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ड्रॉप डाउन कर दिया. एंड दे सेड इवन इफ देयर इज अ काइंड ऑफ इन डिफ्यूजन, जो वो डिफ्यूजन होगा किसी पर्टिकुलर कल्चर में तो इतना चेंज हो जाएगा एंड इट विल हैव सम अनदर फंक्शन. एज इट इज़ तो चीज़ें नहीं होने वाली है. वो कहीं ना कहीं डिफ्यूजनिस्ट में ने भी इस बात को माना था कि जो कंडीशंस है डिफ्यूजन का वो तो यही कहता है कि पूरी तरह से एज इट इज़ तो आप कल्चर ट्रेड्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही. एंड दैट इज़ वॉट मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने भी ये बोल के इसका क्रिटिसिज्म भी किया था. ठीक है. एंड जे एम ब्लॉट का आप नाम याद, जेम्स एम ब्लॉट का नाम आप याद रख सकते हैं. इन्होंने जो एक्सट्रीम डिफ्यूनिज्म थे, जो बेसिकली आपके इजिप्शियन वाले थे, उनको रेसिस्ट भी कहा था. ठीक है. However, it believed that as a process of diffusion was important, he criticized extreme diffusionism because he believed that it contributed to the prevalent belief that the European style societies were more innovative than the other non European society, and that the proper form of development would progress according to whether or not these cultural traits have diffused from the European society or not. तो बेसिकली आप यहाँ वही बात करें जो डेवलप और अनडेवलप्ड वाला एग्जाम्पल लेके हमने समझा था कि ये बात करें कि डेवलप सोसाइटी से ही जाएगा, तो दैट इज समवॉट काइंड ऑफ एन रेसिस्ट थिंग. देन एक वैल्यू एडिशन हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने डिफ्यूनिज्म के बारे में बात की है और हमने फर्स्ट लेक्चर में एवोल्यूशनिज्म के बारे में बात कर लिया है. तो इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, ऑलमोस्ट आपको वैसे तो पता होना चाहिए, बट आप 2-3 पॉइंट लिखने के लिए याद रख लें ताकि आपको एग्जाम में एक वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर्ड आंसर हो आपके पास. सो बेसिकली जो स्कूल ऑफ डिफ्यूजन है इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू दी फेल्यूर ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशन. ठीक है. एवोल्यूशन के आंसर में ही तो ये निकल के आया था. एंड द बोथ द थ्योरीज ट्राई टू आंसर हाउ द डाइवर्स कल्चर इमर्ज्ड एंड इवॉल्व. ठीक है. तो ये बेसिकली रीज़न था इसका. एंड दूसरा, इन दोनों के क्या आप कह सकते हैं एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे. तो दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही था कि इमर्ज कैसे हुआ है, इवॉल्व कैसे हुआ है वेरियस कल्चर. जो क्लासिकल एवोल्यूशन था उनका ये मानना था कल्चर डेवलप एज इनोवेशन, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का कंसेप्ट दिया था, कल्चरल पैरेलल्स का कंसेप्ट दिया था, एक साथ अलग अलग जगहों पे एक ही टाइप का कल्चर डेवलप हो रहा है. जबकि डिफ्यूनिज्म का मानना था दैट कल्चर डेवलप एट अ लिमिटेड नंबर ऑफ लोकेशन और वहाँ से ही ये अलग अलग एरियाज में रिलोकेट हुआ है और डिफ्यूज़ हुआ है. एवोल्यूशनिज्म जो थे दे ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कल्चर क्वांटिटेटिवली और इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर. हमने ये देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आए थे निकल के. बल्कि जो डिफ्यूजनिस्ट है दे आर मोर कंसर्न विद द मटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मटीरियल कल्चर. तो इनमें नॉन मटीरियल कल्चर ज़्यादा था, जैसे कि मैरिज किस टाइप का हो रहा है, रिलीजन किस टाइप का है, सिविलाइजेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को डिफ्यूजन में मिलेगी. ठीक है. And diffusionists identify how material culture spread without answering questions such as why cultural traits are accepted. Point that you can mention is कि जो evolutionists थे उनके हिसाब से culture was considered to be the continuous, at least triggered by relative exogenous variables. और ये जो diffusionists थे इनका जो approach था study का that is considered narrow minded. और बिकॉज हमने देखा ये रिलीजन बुक पे और बाइबल में जो चीज़ें सारी चीज़ें लिखी गई थी उन पे इनका काफ़ी फोकस था. मतलब ये डेटा एम्पिरिकल चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया था. वाइल जो आपके एवोल्यूशनिस्ट थे एटलीस्ट उनके पास सेकेंडरी डेटा तो था, चाहे वो ट्रेवलर से हो, चाहे वो बायस्ड हो, जो भी हो, बट उनके पास कुछ तो था. तो ये कुछ कंपैरिजन आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं. ठीक है.
और ये वाला जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है, एज यू मे सी, ये जब हम यूनिलीनियर एवोल्यूशन की बात करते हैं, जो बेसिकली क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की हम बात करें, तो अगर आप क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात करें तो ये क्या देखते हैं कि जो कल्चर है, चाहे वो 4 अलग अलग जगहों पे हो, कल्चर विल रिमेन द सेम। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कल्चर है, यहाँ ऐसा कल्चर है, यहाँ ऐसा कल्चर है, यहाँ ऐसा कल्चर है, और ये क्या है, एक ही टाइम फ्रेम में एक ही टाइप का कल्चर डेवलप हो रहा है। यही तो हम मान रहे थे ना, ये इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। वाइल एज जब आप हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म को कंपेयर करेंगे, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म या डिफ्यूनिज्म के आप कंसेप्ट को करेंगे, तो इनके हिसाब से क्या है कि ये जो अलग अलग जगह हैं, लाइक दिस 1 2 3 और 4, यहाँ पे जो कल्चर है ये अपने फ्रेम में, अब ये अपने फ्रेमवर्क में डेवलप हो रहा है। ठीक है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर, सबका कल्चर एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे अपने अपने फ्रेम में डेवलप हो रहा है। दे आर नॉट काइंड ऑफ एन आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, चूंकि ये अलग अलग जगह के लोग हैं, और यहाँ पे क्या है, ये लोग अलग अलग जगह के हैं लेकिन कल्चर इनका एक ही टाइप का इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये लोग अलग अलग जगह के हैं और इनका कल्चर अपने हिसाब से इवॉल्व हो रहा है। तो ये आप चाहे तो दोनों डायग्राम के हेल्प से दोनों को कंट्रास्ट लगा के देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। ठीक है, थैंक यू सो मच।